हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूब सेंटर। आज हम ग्रेविटेशन कंटिन्यू करेंगे। साइंस 1 न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 1 पार्ट 2। ये ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन कम्प्लीटली। उसमें हमने लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोशन डिस्कस किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स देखने वाले हैं। उसके बाद केपलर्स लॉ। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड केपलर्स लॉ ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। ओके, he was a great scientist. Sir Isaac Newton, he was born in 1642 and died 1727. Was one of the great scientists of recent time. मतलब वो टाइम में वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किए थे। आपको पता होगा उनके बहुत सारे वर्क है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। ओके, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे एंड ही गेव हिज लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जो है ये फर्स्ट वीडियो में, इसके ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक प्रिंसिपा। मतलब उनके जो प्रिंसिपा जो बुक थी उसमें उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताया एंड थियोरी ऑफ ग्रेविटी भी बताया है। बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, मतलब ये बुक लिखने के पहले केपलर हैज़ गिवन 3 लॉज। मतलब केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी 3 लॉ दिया है एंड वो किसके बारे में है? डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशन। मतलब प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, उनका मोशन कैसा होता है, उसके बारे में उन्होंने 3 लॉ दिया है। केपलर्स लॉ ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा है, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे आने वाले अपने स्लाइड्स में। हाउएवर द रीज़न वाई प्लैनेट मूव इन द वे डिस्क्राइब्ड बाय केपलर वॉज नॉट नोन। मतलब प्लैनेट ऐसे ही क्यों मूव होते, उन्होंने मतलब एक कुछ प्रूफ नहीं दिया था, थियोरी, उन्होंने सिर्फ लॉ बताया था। न्यूटन विद हिज थियोरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव केपलर्स लॉ। मतलब न्यूटन जो सर थे उन्होंने अपने मैथमेटिक के थियोरी से केपलर लॉ को डिराइव किया है। इन एडिशन टू दिस न्यूटन डिड ग्राउंड breaking work in several area including light, heat, sound and mathematics. Means already मैंने आपको बताया लाइक न्यूटन ने बहुत सारे एरियाज़ पे वर्क किया है, लाइक लाइट हुआ, हीट हुआ, साउंड हुआ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सब पे वर्क किया है। ही इन्वेंटेड न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स में उन्होंने एक नया ब्रांच इन्वेंट किया। दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलस। वो ब्रांच का नाम क्या था? कैलकुलस। एंड ये जो कैलकुलस है इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस किसके थे? एप्लीकेशंस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूज़ किया है ये कैलकुलस जो ब्रांच है उसमें। मीन्स आप बहुत सारे यूजेस जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो सब का यूजेस आप कैलकुलस में देख लोगे। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मीन्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया था, मीन्स कंस्ट्रक्ट किया था, एंड ये जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू डिस्कवर दैट। तो चलिए अब हम अपने आगे का टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है आगे का सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं, ट्राई दिस। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कीजिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ओके, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक अनदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल एज शोन इन द फिगर। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, मतलब एक थ्रेड ले लो आप, ठीक है। इसके एक साइड पे आप ऐसे स्टोन टाई करो एंड जो दूसरा साइड है वो अपने हाथ पे लेके अपने ऐसे सिर के ऊपर ऐसे नचाते हैं ना, वैसे हिल गोल गोल करते हैं, वैसे आप करो, ठीक है। लाइक दिस हाउ इट इज़ शोन इन द फिगर। तो आप ये स्ट्रिंग ले लेना, एक साइड पे यहाँ पे आपका स्टोन है एंड उसका एक जो साइड है वो अपने हैंड पे पकड़ लेना, इनसे गोल गोल घुमाना। ओके, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा आप गेस कर सकते हो?
लेट मी टेल यू। आपका जो स्ट्रिंग था, यहाँ पे स्टोन था, आपने ये हैंड पे पकड़ा था एंड ये इसको गोल गोल घुमा रहे थे, ठीक है। सो जैसे ये गोल गोल स्टोन घूमेगा, तो ये जो घूम रहा है स्ट्रिंग के साथ ना, तो ये जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा, सेंटर की तरफ होगा। फोर्स कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। द फोर्स विच इज़ एक्टिंग इट विल बी सेंटर की तरफ होगा। मतलब ये सर्कुलर वे में घूम रहा है ना आपका, मतलब आपका थ्रेड इतना है, पर जब ऐसे गोल गोल आप घुमाओगे उसे इस वे में, सो वो सर्कुलर वे में घूमेगा, तो वो जो फोर्स आएगा हमेशा सेंटर की तरफ आएगा फोर्स। ओके, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन अ स्टोन, इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स। मतलब यस, ये जो स्टोन है उसके ऊपर फोर्स आ रहा है। यस, क्यों, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को रोटेट कर रहे हैं, तो जब हम ये स्ट्रिंग को रोटेट करेंगे तो फोर्स ये स्टोन पे आएगा ही, ठीक है। एंड ये फोर्स जो आ रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, आई होप अब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो फोर्स आएगा, फोर्स कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग, चलिए आंसर देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग, मतलब जब तक हम लोग स्ट्रिंग पकड़ा है हम लोगों ने, वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस, मतलब जब तक हम लोग स्ट्रिंग को होल्ड करके घुमा रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग को अपने तरफ खींच रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अप्लाइंग फोर्स टूवर्ड्स अस। मतलब हम लोग जो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे कि वो रोटेट करेगा ना ऐसा गोल गोल, जो स्ट्रिंग है आपका, वो जो स्ट्रिंग रोटेट करेगा तो वो जो स्ट्रिंग का फोर्स है वो हम लोग की तरफ आएगा। हम लोग की तरफ आ रहा है मतलब कैसे आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो स्ट्रिंग रोटेट कर रहा है वो सर्कल में रोटेट करेगा ना ऐसे, तो फोर्स कैसे आएगा उसका, सेंटर की तरफ आएगा। ओके, आगे हम देखते हैं, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स, मतलब ये फोर्स को आप कैसे स्टॉप करोगे। सिंपली ये जो फोर्स है, मतलब ये जो स्ट्रिंग घूम रहा है उसको आप कैसे स्टॉप करोगे, ये स्ट्रिंग को आप छोड़ दो मतलब उसको रिलीज कर दो। अगर आपने ये स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द स्टोन, स्टोन के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, स्टोन रोटेट करना स्टॉप कर देगा ना, तो आप ये कैसे स्टॉप करोगे, उसको आपको क्या करना है, फोर्स को मतलब स्टोन को रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग, मतलब जैसे हम लोग ने स्ट्रिंग को छोड़ दिया फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग a straight line which is tangent to the circle at the position of the stone when the string is released। इसका मतलब क्या है, like जैसे अभी ये स्टोन, मतलब जैसे ये स्ट्रिंग था, ये स्टोन था, ठीक है, तो वो पहले जब आप घुमा रहे थे तो वो सर्कल में घूम रहा था, ठीक है। जैसे आप इसको छोड़ दोगे, मतलब जैसे ये स्ट्रिंग को अभी आपने छोड़ दिया तो ये स्टोन जो है ना, ये स्टोन फ्लाई कर जाएगा। कैसे फ्लाई करेगा, इस जो सर्कल है इसके टैंजेंट के थ्रू, मतलब ये स्टोन ऐसे फ्लाई कर जाएगा या ऐसे, डिपेंड करता है कैसे जाएगा, पर ये जो स्टोन है वो सर्कल के टैंजेंट के थ्रू फ्लाई करेगा। ओके, कैसे फ्लाई करेगा, वो सर्कल के टैंजेंट के थ्रू। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। ये आपका जो स्टोन है, जब आप ये स्ट्रिंग को रिलीज़ करोगे, मतलब जब छोड़ोगे, तो ये स्टोन कैसे फ्लाई करेगा, ये सर्कल के टैंजेंट के थ्रू फ्लाई करेगा। ओके, मतलब ये टैंजेंट के थ्रू जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं, टैंजेंट टू द सर्कल, मतलब स्टोन कैसे जाएगा, इट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन विच इज टैंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन स्ट्रिंग इज रिलीज, मतलब जब आप स्ट्रिंग छोड़ दोगे तो वो टैंजेंट के थ्रू चला जाएगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड दैट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब वो जो टाइम है उसके जो भी वेलोसिटी, जो स्पीड है, उस हिसाब से वो, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के स्टोन जब आप थ्रेड रिलीज करो तो स्टोन ऐसा चला जाएगा एंड वो विथ सर्टेन वेलोसिटी, मतलब वो जो उस टाइम पे उसका स्पीड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उस हिसाब से कोई तो वेलोसिटी से वो यहाँ से चला जाएगा। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं, अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, let's start with second point. Next point, you may recall that we have performed a similar activity previously in which 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent, मतलब ऑलरेडी पहले देखा है, एक डिस्क रहता है
एंड वहाँ पे 5 रुपये की कॉइन रहती है। जैसे इसको आप ये करोगे मतलब रोटेट वगैरह, तो उस हिसाब से 5 रुपये कॉइन कैसे मतलब पहले गोल गोल घूमेगी एंड फिर वो कैसे फ्लाई ऑफ कर जाएगी, जो सर्कल रहता है उसके टैंजेंट के थ्रू वो फ्लाई ऑफ कर जाएगी। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। Thus force acting on any object, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है along the circle and is directed towards the center of the circle, this is called centripetal force. Centripetal force क्या होता है? Force acting on any object, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है and if the object is moving in the circular direction, okay, along the circle is directed towards the center of the circle, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होगा इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जो भी फोर्स होगा कैसे डायरेक्ट होगा? सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर, उसके ऊपर जो भी फोर्स होता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। उसके फोर्स जो एक्ट करता है वो कैसे डायरेक्ट करता है? सेंटर। एंड वो जो फोर्स रहता है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंट्रल सीकिंग, मतलब सेंटर सीकिंग, मतलब जो भी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है इसका मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ रोटेटिंग वो कैसे फोर्स कैसा रहेगा? सेंटर में रहेगा। ओके, द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ द फोर्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर में रोटेट करता है हमेशा वो सेंटर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, यू नो दैट मून विच इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के यहाँ पे बाजू में मून रहेगा अपनी गैलेक्सी में। सपोज ये गैलेक्सी है, ओके, गोज अराउंड इट इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यू टू मोशन। मतलब क्या अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक यहाँ पे जो आपका मून है वो रोटेट करता है। वो कैसे रोटेट करता है? सर्कुलर में, तो इसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एंड इसका जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है बिकॉज ऑफ मोशन की वजह से ही चेंज होता है। लाइक यहाँ पे जाते हुए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज़ बेसिकली सेंट्रीपिटल की वजह से ही होता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? यस, मतलब वो मून जो रोटेट कर रहा है उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंटली फोर्स एक्ट कर रहा है, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यस, उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ओके, हाउ वुड दिस मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट? मतलब उसका मोशन क्या होगा अगर उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लाइक जो आपका अर्थ है एंड जो मून रोटेट कर रहा है बाजू में, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपको बताना है। उसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताना है। इन केस अगर ये फोर्स नहीं होगा तो वो मून कैसे रोटेट करेगा, मतलब उसका फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको बताना है। डू अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सिमिलर फैशन? मतलब अदर प्लैनेट्स भी ऐसे रिवॉल्व करते हैं क्या? ओके, आई एम आस्किंग यू, इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ कमेंट। ओके, पॉज द वीडियो एंड कमेंट करो। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? मतलब जैसा जो फोर्स हम लोग ने देखा है, अब तक हम लोग ने एक ही फोर्स देखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके ऊपर क्या आपको क्या लगता है उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करो। ओके, मून एंड प्लैनेट के ऊपर कैसा फोर्स एक्ट करता है। व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन? उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, दैट उसके ऊपर कौन सा फोर्स होगा, क्या होगा, एंड फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। ओके, फ्रॉम अबव एक्टिविटी, मतलब अबव एक्टिविटी से हमें क्या समझता है? इट इज़ क्लियर दैट फॉर मून टू गो अराउंड द सन, मतलब ये जो मून है वो जो सन के बाजू में रोटेट कर रहा है, देयर मस्ट बी फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द मून एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ विच अट्रैक्ट द मून टूवर्ड्स इटसेल्फ। ऑब्वियसली ना, ये जो अर्थ है जो रोटेट कर रहा है, ये क्यों रोटेट कर रहा है? जस्ट बिकॉज ये अर्थ जो है ये मून को ये जो अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये मून है, तो ये जो अर्थ है ये मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विथ विच फोर्स? वो फोर्स का नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा। सिमिलरली जो अदर सन है,
ये जो सन होगा, इसके बाजू में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो ये जो सन है, ये सन भी दूसरे प्लैनेट्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट ही कर रहा है. ओके, सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ. सो आई होप यू हैव क्लियर दैट जो भी मून है वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, टूवर्ड्स इटसेल्फ. एंड जो सन है वो भी बहुत सारे प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड प्लीज़ आप इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. ठीक है, केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ जो है, ये केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है. साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जोहान्स केपलर, इसीलिए उसे बोल दिया केपलर्स लॉ. ओके, ये लॉ किसके ऊपर है? बेसिकली जो लॉ है ये जो प्लैनेट है उनके मोशंस के ऊपर है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मोशन. ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? प्लैनेटरी मोशन के ऊपर बेस्ड है. ओके, सो प्लैनेटरी मोशन हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स. ओके, सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब बहुत जो पुराने टाइम था, बहुत पहले, उस टाइम भी प्लैनेट कैसे मूव करते थे उनके बारे में ऑलरेडी बहुत ऑब्जर्वेशंस किया हुआ था. बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट पोजिशंस वर मेड विथ नेकेड आइज. मतलब गैलीलियो के पहले, क्योंकि आपको पता है गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप डिस्कवर किया था. सो गैलीलियो के पहले जो भी प्लैनेट को जो भी हम ऑब्जर्व करते थे वो कैसे करते थे? अपने नेकेड आइज. नेकेड आइज मतलब अपने जो नॉर्मल आइज है उससे करते थे. आपको पता है हमें नॉर्मल आइज से बहुत दूर नहीं दिख सकता बट फिर भी बहुत सारे उस टाइम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किया था एंड उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स भी तैयार किए गए थे. ओके, By 16th century, a lot of data was available about planets. मतलब planets के ऊपर बहुत सारा data available था 16th century तक. Positions of the planet, उसका कैसा motion है, वो सब कुछ available था. Kepler studied this data. मतलब Kepler ने ये data study किया. He noticed that the motion of the planet follow a certain law. मतलब उसने क्या notice किया? that वो जो planet है, प्लैनेट का जो मोशन है वो मोशन एक कुछ तो लॉ फॉलो करता है, मीन्स कुछ लॉज है वो फॉलो करता है. ओके, ही स्टेटेड 3 लॉज ऑफ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन. मतलब केपलर्स ने 3 लॉ बनाए एंड वो कैसे प्लैनेट जो है, आपका प्लैनेट कैसे मूव करता है उसके ऊपर उसने 3 लॉज बनाए एंड उसका नाम क्या था? केपलर्स लॉ. ओके, नेम वॉज केपलर्स लॉ. वी आर गोइंग टू सी दिस लॉ. उस लॉ के पहले हम देख लेते हैं ये इलिप्स क्या होता है, उसके बाद हम लॉ को डिटेल में देखने वाले हैं. इलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि लॉ में इलिप्स आने वाला है, तो उसके पहले आपको पता रहना चाहिए इलिप्स क्या है. ओके, एन इलिप्स इज अ कर्व. इलिप्स क्या है? एक कर्व है. ऑब्टेन व्हेन कोन इज कप्ड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन. मतलब ये जो आपका कोन है ना, ये फिगर में आपको दिया हुआ है, ये कोन को ऐसे स्ट्रेट नहीं कट करना है, ऐसे इंक्लाइंड वे में कट करना है. ऐसे अगर आप इस वे में आप कट करें ना, जैसे यहाँ पे देखो दिया है इंक्लाइंड वे में, अगर आप इस कोन को कट करोगे तो आपको एक इलिप्स मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? इलिप्स मिलेगा. ये शेप में ये आपका इलिप्स है. ठीक है, इलिप्स में आपका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना. देखो ये आपका इलिप्स है. इलिप्स में आपको 2 फोकाई मिलेंगे. क्या मिलेगा आपको? 2 फोकाई. ये जो 2 फोकाई है यहाँ पे, और ये इलिप्स का सरफेस है. मतलब ये सरफेस आपको पता है ये बाहर का सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर मैंने 4 पॉइंट ले लिया है. ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट. हाँ, सी पॉइंट ही ले रही हूँ. ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट है, अगर ये जो फोका है, ये एक फोका है और ये एक फोका है, ये एक पॉइंट है सरफेस पे. सो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट जो है ये सरफेस पे है, ये जो सरफेस का पॉइंट है वो, उससे अगर हम लोग 2 फोकस पे जा रहे हैं वो, सो ये जो डिस्टेंस है AF1 एंड AF2, ये दोनों डिस्टेंस को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस को एक साथ लेके अगर आप ऐड करोगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस है, ये जो B है ना, B से फर्स्ट फोकस पे जाते हो और सेकेंड फोकस पे जाते हो तो ये डिस्टेंस सेम होगा. ओके, यही इलिप्स का एक कंसेप्ट है. जो फोकस है, फोकस से आप 2 पॉइंट ले रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करोगे एंड ये डिस्टेंस को ऐड करोगे तो आपको दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. ओके, यू कैन सी हियर AF1
प्लस AF2, मतलब ये AF1 जो है ये, इसके साथ अगर आप ये ऐड करोगे तो इनका एडिशन ये इक्वल किससे रहेगा, BF1 एंड BF2 से। ये भी इक्वल किससे हो सकता है, इससे भी इक्वल हो सकता है, CF1 एंड CF2। इसका मतलब बेसिकली जो पॉइंट आपका सरफेस पे है, उससे अगर आप एक फोकस पे जा रहे हो, सेकंड फोकस पे जा रहे हो, ये दो डिस्टेंस अगर आप ऐड कर रहे हो, तो कोई भी पॉइंट जाओ, यहाँ पे भी जाओ, ये दोनों डिस्टेंस, सब डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, इट कैन कम एंड फिल इन द ब्लैंक, सो मेक अ नोट ऑफ दिस। We'll see this. Sum of the distance of two focal point from every 2 point on the curve f1, f2 of the two focal point on the ellipse as shown in the figure। मतलब फिगर में बताया हुआ है लाइक कि ये जो फोकस है, ये फोकस है जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो सरफेस पे है, यहाँ से यहाँ आ रहा है वो, एंड ये जो है यहाँ से यहाँ, दोनों सेम होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ABC जो है, ये जो 3 पॉइंट है, ये सरफेस पे है, एलिप्स की किस पे है, सरफेस पे है, ओके। तो चलिए अब हम अपने आगे के टॉपिक पे जाते हैं। फर्स्ट लॉ, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो एंड सी फर्स्ट केपलर का लॉ क्या है, ओके। केपलर्स फर्स्ट लॉ, इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट बेसिकली 2 टाइप का होता है, ओके। एक होता है इलिप्टिकल एंड दूसरा जो होता है सर्कुलर होता है। तो ऑर्बिट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक इलिप्टिकल एंड दूसरा सर्कुलर, ओके। सो यहाँ पे जो प्लैनेट का है वो इलिप्टिकल है, एंड ये जो प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल होने के बाद यू नो देयर इज़ 2 फोकाई। अभी हम लोग ने देखा 2 फोकाई होता है ना, तो वो 2 फोकाई के कोई भी एक फोकाई के प्लेस पे सन कहाँ पे होगा, एक फोकाई के प्लेस पे। तो जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें 2 फोकस होगा, उसमें से एक फोकस पे यहाँ पे सन सिचुएटेड है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन एक फोकस पे है। सन कहाँ पे है, कोई भी एक फोकस पे, सन एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब कोई भी एक फोकस पे कहाँ सन सिचुएटेड है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ। फिगर 1.4 शोज मीन्स, ये जो फिगर है वो क्या बता रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब जो प्लैनेट है वो कैसे रिवॉल्व करे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड सन का पोजीशन है वो S से डिनोट किया है, ये सन है। द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय S, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या है, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, लाइक ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, मतलब ये आपका प्लैनेट है, लाइक ABCD, ये आपका प्लैनेट का डिस्टेंस है। तो जो भी लाइन ये जो प्लैनेट को एंड सन को जो जॉइन कर रही है ना, ये जो एरिया होगा, ये एरिया एंड ये एरिया सेम होगा, एंड ये एरिया जो है ये एरिया भी सेम होगा, एंड ये एरिया जो कवर किया है उसका टाइम भी होगा सेम होगा। सपोज ये एरिया को कवर करने को 5 मिनट्स लग रहा है, ये एरिया जो इसको कवर करने को 5 मिनट्स लग रहा है, तो ये भी एरिया को कवर करने को 5 मिनट्स लगेगा। इट मीन्स इक्वल एरिया वो कवर करेगा, इक्वल एरिया मीन्स ये दोनों एरिया इक्वल है, एंड कितने इंटरवल में, सेम इंटरवल में। अगर ये एरिया 5 मिनट्स में कवर हो रहा है तो ये भी एरिया कितने मिनट में कवर होगा, 5 मिनट्स में। सो व्हाट इट इज़, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5 मिनट में वो जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही एरिया कवर करेगा। लाइक आई टोल्ड यू 5 मिनट्स में जितना टाइम कवर करेगा, अगर सपोज एक्स टाइम इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो वो 5 मिनट्स में इतना कवर करेगा आगे, मीन्स सेम एरिया इन सेम टाइम, ओके। AB and CD are the distance. Thus, AB and CD are distance covered by the planet in equal time. Means AB and CD जो ये आपका distance है like this. This is the distance AB and this is CD. ये जो distance है, this both distance जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये area जो equal है and ये area जो covered किया है, it is covered in equal time. How it is covered? Equal
टाइम में कवर किया हुआ है ये जो एरिया है. ओके, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स ये जो एरिया है सेम टाइम में कवर किया है. द पोजिशन ऑफ द प्लानट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी इज शोन बाय बी एंड डी रेस्पेक्टिवली. मीन्स हाउ दे आर शोइंग, लाइक ये जो ए एंड बी से ये जो डिस्टेंस है दे हैव शोन दैट दिस डिस्टेंस ए एंड बी से शो किया है, ये जो डिस्टेंस है सी एंड डी से शो किया है. स्ट्रेट लाइन ए एस सी डी स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स दिस डिस्टेंस ये जो ए एस है एंड सी डी ये जो डिस्टेंस है, दिस ए एस एंड ये जो डिस्टेंस सी एस है वो दिस डिस्टेंस, दिस पॉइंट्स दे आर रिपीटिंग and they are having equal areas in equal interval of time, and they are also telling that this area ASB ये जो area ये है ये जो area CSD ये दोनों क्या है, same है. okay, let's go and see our next law which is Newton's, and that is Kepler's third law. sorry, Kepler का third law जो है it is also very important, pay attention. स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. मतलब कोई भी प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है ये जो सन है उसके बाजू में घूम रहा है, तो वो जो टाइम ले रहा है उस टाइम का स्क्वायर, मतलब पीरियड का मतलब होता है टाइम का स्क्वायर. ओके, जितना भी टाइम वो ले रहा है अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन. मतलब जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, लाइक पूरा जो डिस्टेंस है उसका आप मीन लोगे. मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन्स डिस्टेंस का पूरा क्या लोगे, एवरेज. सो स्क्वायर ऑफ द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, मतलब क्यूब करोगे किसका, एवरेज डिस्टेंस का. एवरेज डिस्टेंस मीन्स जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है अराउंड द प्लैनेट उसका आप मीन लोगे. ओके, so it is shown here, square of the time is directly proportional to the cube of the distance. and अगर आप ये निकालोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब, मतलब जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा. ओके, वो जो मेन डिस्टेंस है ये भी बढ़ेगा. मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा. ओके, एंड जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालोगे, लाइक ऐसा है ना वो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो जब ये आप निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निकालने के लिए आपको इक्वल टू के, मतलब कुछ तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट दे हैव गिवन कि अब ये नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या हो जाएगा, इक्वल टू के, विच इज़ रिटन ओवर हियर. ये के क्या है, ये के कॉन्स्टेंट वैल्यू है. सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसे के बोलते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, thus if r is the average distance of the planet from the sun, t is the period of revolution. मीन्स r क्या है, एवरेज डिस्टेंस. ऑलरेडी मैंने बताया ये एवरेज डिस्टेंस है, ये t जो है ये टाइम है. ओके, अब आज के वीडियो में बस इतना ही. आगे हम डिस्कस करने वाले अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में आगे के टॉपिक. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, आपको पसंद आया है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे भी वॉच कीजिए.